नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रियंका उपल और अब जब बजट से बस हम चंद दिन दूर रह गए हैं तो बजट से सब तरह के सेक्टर्स की डिफरेंट सेक्टर की बहुत सारी उम्मीदें हैं। एक खास सेक्टर जिसकी उम्मीदों की एक्सपेक्टेशन की बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और जो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है पूरे देश को। सबसे अहम सेक्टर एक है और वो है कृषि और एग्री बजट यानी एग्री स्पेस की कृषि जगत की क्या उम्मीदें हैं बजट से, ये आज समझने की कोशिश करेंगे। एक बार बड़े मैटर्स भी समझेंगे कि जिस तरह की उम्मीदें की जा रही हैं और क्या कुछ आ सकता है इस बजट से। और इक्विटीज में यानी स्टॉक मार्केट में ऐसी कौन सी पॉकेट्स ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्हें इम्पैक्ट पड़ सकता है बजट की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट से। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। तो कहाँ आपकी बम्पर कमाई हो सकती है, कौन से शेयरों में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इसी पर होगी चर्चा। हमारा खास शो एग्री बजट किसान से कमाई तक में। चलिए तो इस खास पेशकश में मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। हमारे साथ पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन हैं, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षाकर हैं और NISM के कुंज बंसल भी हैं। साथ ही मेरे साथ मेरे सहयोगी विश्व मोहन होंगे, कमोडिटीज एक्सटेंसिवली कवर करते हैं, और साथ ही प्रकाश प्रियदर्शी जो इस सेक्टर को कवर भी कर रहे हैं कि इस सेक्टर से क्या कुछ निकलकर बजट में आ सकता है। सारे हमारे साथ होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों ही एक्सपर्ट्स का। आज हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक बार हम अपने एक्सपर्ट से बात करें, इस बात के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। एक बार पहले विश्व मोहन से समझ लेते हैं कि कृषि जगत इस वक्त इस बार के बजट से क्या कुछ उम्मीदें लगाकर बैठा है। आइए पहले विश्वा के पास चलते हैं। विश्वा बताएं क्या इस बार, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले आप ये बताएं कि क्या क्या उम्मीदें हैं जो इस बार के बजट के लिए किसानों के लिए सौगात के रूप में आ सकती हैं। चुनाव से पहले ये सरकार के लिए आखिरी फुल बजट होगा। ऐसे में सरकार के लिए काफ़ी अहम चैलेंजेज होंगे, क्योंकि जिस तरह से रूस यूक्रेन वॉर के बाद सप्लाई चेन की दिक्कतें बढ़ी, कोरोना के बाद से जिस तरह से एग्री कमोडिटीज़ की सप्लाई की दिक्कतें हुई, दाम तेज़ी से बढ़े, ऐसे में इस बार उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार का बजट एग्री फोकस बजट हो सकता है। रूरल इकोनॉमी पे फोकस्ड बजट इस बार का हो सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा होगा एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाया जाए, चाहे वो प्री एग्री की ज़रूरत हो, जो खेती बाड़ी से पहले की ज़रूरत, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, जैसे सॉइल टेस्टिंग को लेकर, पोस्ट एग्री जिसमें हार्वेस्टिंग के बाद कैसे वेयर हाउसिंग को लेकर, कोल्ड स्टोरेज को लेकर कैसे बढ़ाया जाए, कैसे जो फसलों की बर्बादी होती है उसे कैसे रोका जाए। तो इस दिशा में सरकार का एक अहम ऐलान कुछ होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा दूसरा अहम मुद्दा होगा फर्टिलाइज़र, क्योंकि फर्टिलाइज़र के दाम जिस तेज़ी से ग्लोबल मार्केट में बढ़े हैं रूस यूक्रेन वॉर के बाद से, ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही कि सरकार एग्री केमिकल कंपनियों को बूस्ट दे सकती है। यहाँ पर यूरिया और नाइट्रोजन बेस्ड जो फर्टिलाइज़र है उनके उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है। पूरा ही एक कंपोजिशन यहाँ पर फर्टिलाइज़र उत्पादन का चेंज हो सकता है और फर्टिलाइज़र सब्सिडी का जो दायरा है, आवंटन है, वो भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा तीसरा अहम मुद्दा होगा तेल तिलहन इंडस्ट्री को लेकर। लगातार इस इंडस्ट्री की मांग रही है कि तिलहन उत्पादन में कैसे भारत आत्मनिर्भर बने। इस दिशा में भी सरकार अहम कदम उठा सकती है। साथ ही इंडस्ट्री की कब से लंबे समय से मांग है कि क्रूड पाम तेल और रिफाइंड पाम तेल का जो ड्यूटी का जो डिफरेंस है उसे बड़ा किया जाए, क्योंकि इससे घरेलू रिफाइनिंग कंपनियों पर असर हो रहा है। क्योंकि सस्ता रिफाइंड किया हुआ तेल अगर घरेलू बाजार में आता है तो यहाँ की रिफाइनिंग इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, किसानों को बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं। तो संभावनाएं जताई जा रही है कि इस बार जो खाने के तेल है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है और ज़्यादा ड्यूटी रिफाइंड तेल पर बढ़ाया जा सकता है, ताकि किसानों को भी बेहतर भाव मिले। किसानों को बेहतर भाव दिलाने के लिए सरकार हो सकता है कि इस बार PM किसान योजना का दायरा है उसे भी बढ़ा सकती है। साथ ही रूरल इनकम पर एक अहम फोकस सरकार का होगा। इसके अलावा खेती बाड़ी में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पर भी सरकार फोकस कर सकती है, क्योंकि पिछले बजट में भी इसकी कुछ झलकियां देखने को मिली थी। क्योंकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किसानों को जागरूक करने की, नई नई तकनीक के इस्तेमाल को कैसे बढ़ाया जाए, खाद बीज का बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए, नई तकनीक वाले बीज का कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस पर भी सरकार का फोकस होगा। इरिगेशन को लेकर फंडिंग बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तो तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जो इस बार बजट में फोकस होगा, लेकिन फोकस सबसे ज़्यादा इस बार एग्री सेक्टर को लेकर ही होगा। ये सब जितने भी एक्सपर्ट्स हैं यही कह रहे हैं। ओके चलिए ठीक है, बिल्कुल शुक्रिया विश्वा, ये सारी उम्मीदें हमें बताने के लिए। तो कई सारी बातें हैं जिन्हें एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से
डिस्कस भी करेंगे इन्हें अपने एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे साथ आज जब क्योंकि हम एग्री थीम की बात कर रहे हैं जो बड़ी थीम है, और हमारे साथ एक खास मेहमान भी है, पूर्व कृषि सचिव हैं सिराज हुसैन। उनसे एक बार समझते हैं कि वो इस वक्त क्या व्यू बना रहे हैं। सिराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या इस बार का जो बजट है वो एग्री और एग्रीकल्चर थीम के लिए, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना अहम हो सकता है? विश्वा ने कुछ बातें यहाँ हाईलाइट की। आप प्री और पोस्ट स्केल के लिए कितने बड़े ऐलान की बातें सामने निकल कर आ सकती हैं? जी देखिए, गवर्नमेंट की जो फिस्कल स्पेस है वो काफी लिमिटेड है। तो किसी भी सेक्टर के एलोकेशन को समझने के लिए हमें पहले गवर्नमेंट का ये कंस्ट्रेंट समझ लेना चाहिए कि उनको डिफेंस एक्सपेंडिचर को काफी बढ़ाने की जरूरत है, उनको हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ाने की जरूरत है, और बहरहाल एग्रीकल्चर में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट किए जाने की जरूरत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट का वो इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में जाए, एग्रीकल्चर के किस सेक्टर में जाए। तो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने ये कहा था कि गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में मार्केटिंग को सुधारने के लिए कई प्रयास किए हैं, और उसमें एक अनाउंसमेंट ये किया गया था कि हम ग्रामीण मंडियों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है उसमें कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई। तो मैं ये समझता हूं कि प्राइस डिस्कवरी का सबसे जो इम्पोर्टेंट तरीका है वो आज भी एपीएमसीज हैं। इसलिए एपीएमसी के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए अगर गवर्नमेंट कोई फंडिंग भारत सरकार से प्रोवाइड करती है, 60% देखिए जितनी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें 60% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है और 40% स्टेट गवर्नमेंट देती हैं। तो अगर इस तरह की कोई स्कीम आती है तो अच्छा होगा जिसमें एपीएमसी के अंदर ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, ड्राइंग वगैरह के इक्विपमेंट के लिए कोई ग्रांट गवर्नमेंट दे। ठीक है, ऑल राइट। अब चलिए, हमारे साथ अविनाश भी हैं और कुंज बंसल भी हैं। फंडामेंटल व्यू भी एक बाजार पर लेते हैं, इस सेक्टर पर लेते हैं कि किस तरह की बातें निकल कर आते हैं। मोटे तौर पर हमने कुंज और अविनाश विश्वा को सुना भी कि क्या क्या बड़ी बातें निकल कर आ सकती हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एक तो ये बात बार बार हो रही है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात की जा रही है। फर्टिलाइजर सेक्टर को लेकर FY23 में लगभग 2.5 लाख करोड़ फर्टिलाइजर सब्सिडी एक्सपेक्टेड है। इस अगर थीम को देखें तो आप फर्टिलाइजर स्पेस से कौन कौन से आपको इस पॉकेट से कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको पसंद आते हैं? अविनाश? प्रियंका, देखिए मुझे लग रहा है कि जो बड़ी कंपनीज है जैसे कि कोरोमंडल फर्टिलाइजर है, उसके बाद शारदा क्रॉपकेम है, हमको लग रहा है कि ये कंपनीज पे डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए। हालांकि देखिए जो थर्ड क्वार्टर था दिसंबर का, अगर ऑपरेशनल क्वार्टर देखें तो इस क्वार्टर में काफी इन्वेंट्री पाइल अप हो चुकी थी, लेकिन जो मांग इंडस्ट्री की है वो ये है कि थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल सस्ता किया जाए, इनपुट्स के ऊपर ड्यूटीज कम किए जाए, क्योंकि काफी कंपनीज रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है। और सबसे बड़ी बात, सब्सिडी को लेके मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मार्केट में ऐसे रिपोर्ट्स है कि शायद गवर्नमेंट इस बार सब्सिडी कम करेगी। तो यहाँ पे भी इंडस्ट्री ने कहा है कि इसको एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म व्यू से देखिए, क्योंकि एग्रोकेमिकल्स में तो प्राइसिंग मार्केट रिलेटेड होता है, लेकिन जो यूरिया और डीएपी फर्टिलाइजर वाली कंपनी है वहां पे एक सडन डिसीजन अगर सब्सिडी कटवाने का आता है तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा नेगेटिव शॉर्ट टर्म में हो सकता है। तो इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है कि जो भी लॉन्ग टर्म डिसीजन गवर्नमेंट लेगी वो थोड़ा इंडस्ट्री के हेल्थ को देख के करेगी। और मुझे लग रहा है कि कोरोमंडल और शारदा क्रॉपकेम ये काफी निवेश के लिए अच्छे स्टॉक्स है, काफी अच्छी अपसाइड आपको मिलेगी। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है ये इंडस्ट्री में जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो काफी पॉजिटिव लग रहा है। आई मीन ऑब्वियसली जो बजट में आएगा वो फाइनली डिसाइड करेगा, लेकिन जो हेडविंड्स है वो मेरे ख्याल से सिर्फ एक आध क्वार्टर के लिए थे, और आने वाला जो पीरियड रहेगा ये कंपनीज के लिए काफी अच्छा रहेगा। चलिए, बिल्कुल अविनाश, अगर सब्सिडी कम होती है तो ये तो फर्टिलाइजर कंपनियों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो तो इस एंटिसिपेशन में लगातार पिछले कई समय से भाग रहे थे। इनफैक्ट कुंज के पास भी मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार प्रकाश प्रियदर्शी के पास चलते हैं, क्योंकि प्रकाश के पास भी एक बजट एक्सपेक्टेशन से लेकर एक खबर है कि उन्हें इस स्पेस से किस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं, सोर्स बेस्ड खबरें होती आई हैं। प्रकाश के पास क्या खबर है, आइए पहले प्रकाश से समझ लेते हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेकर ही है। देखिए, सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी को कंट्रोल करना चाहती है और ये चाहती है कि एक्चुअल फार्मर्स को ही फर्टिलाइजर सब्सिडी का फायदा मिले। इसको रोकने के लिए कई तरह के प्रयास पहले किए गए हैं, लेकिन ज़्यादा सफलता अभी तक मिल नहीं पाई है। सरकार इस दिशा में चाहती है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी की अदायगी के लिए भी डीबीटी स्कीम की शुरुआत की जाए, लेकिन ज़्यादा काम अभी तक इस पर हो नहीं पाया है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार को अब इसमें
एक सफलता ये मिली है कि कर्नाटक सरकार इस बात के लिए राजी हो गई है कि वो फर्टिलाइजर सब्सिडी की अदायगी के लिए डीबीटी स्कीम से संबंधित पायलट प्रोजेक्ट जो है वो करेगी आने वाले दिनों में। इससे संबंधित जो आंकड़े हैं, यानी कि लैंड ओनर की जानकारी, टेनेंट फार्मर्स की जानकारी, वो कर्नाटक सरकार ने जुटा लिए हैं। डीबीटी स्कीम के जो प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, उसके हिसाब से लैंड ओनर की ज़मीन पर अगर लैंड ओनर खुद खेती नहीं कर रहा है, टेनेंट फार्मर्स के जरिए खेती करवा रहा है, तो उसको इस बात का विकल्प मिलेगा कि वो अपने बिहाफ पे 5 लोगों को अधिकृत कर पाए जो कि उसकी ज़मीन पर खेती करे। हालांकि सभी की जो जानकारी है एक डेडिकेटेड पोर्टल पे आधार नंबर के साथ अपडेट करना ज़रूरी होगा। इसके अलावा इस बात के भी ये भी ज़रूरी है इस प्रस्ताव के हिसाब से कि किसी एक साल में किसी पर्टिकुलर ज़मीन पे टेनेंट फार्मर्स में से जो 5 अधिकृत लोग हैं, किसी एक ही व्यक्ति को डीबीटी के जरिए फर्टिलाइजर सब्सिडी का जो बेनिफिट है वो दिया जाएगा। किसी भी तरह के अगर बदलाव करने हैं, जो ये ऑथराइज्ड पर्सन है जो कि लैंड ओनर ने अपडेट कराए हैं, अगर किसी भी तरह का बदलाव करना है तो उसकी जानकारी लैंड ओनर को नए जो व्यक्ति है उसकी जानकारी अधिकृत आधार नंबर के साथ डेडिकेटेड पोर्टल पे अपडेट कराने होंगे। सरकार की कोशिश ये है कि इसके जरिए फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है सिर्फ एक्चुअल फार्मर्स को ही दिया जाए। सूत्र बता रहे हैं कि इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है अगले वित्त वर्ष में हो सकती है और इसकी सफलता के आधार पे, इसके जो फीडबैक आएंगे उसके आधार पे सरकार आगे की रणनीति तैयार करेगी। जैसा कि आपको पता है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी चालू वित्त वर्ष में रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है और इस बात की संभावना है कि ये 2,15,000 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर जाए। लिहाजा सरकार के सामने चुनौती ये है कि कैसे डीबीटी स्कीम को इस सेक्टर में लागू करे, फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है सिर्फ एक्चुअल फार्मर्स को मिले। ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर फोकस किया जा रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए ये पायलट प्रोजेक्ट जो है काफी अहम है। ठीक है, तो बिल्कुल, तो प्रकाश फर्टिलाइजर सब्सिडी पे बात कर रहे थे, अविनाश बता रहे हैं कुछ इस स्पेस के लिए लॉन्ग टर्म के लिए तो वो बुलिश है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर क्योंकि सब्सिडी कम होती है तो एक नीजक रिएक्शन आ सकता है। एक बार कुंज से भी समझते हैं, कुंज इस स्पेस को लेकर, कुंज बंसल कितने बुलिश या फिर कितने कंजर्वेटिव दिख रहे हैं। कुंज, स्वागत है आपका, बहुत समय के बाद आपसे बात हो रही है आज, लेकिन एग्री थीम पर आपका क्या व्यू बन रहा है, आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर सब्सिडी तो एक बड़ा ट्रिगर है, और दूसरी कौन सी बड़ी बातें हैं जो आप एनालाइज कर रहे हैं? जी हाँ, तो इसके पहले कि मैं सीधा सब्सिडी वगैरह के नंबर्स में आऊं, जस्ट अपने दर्शकों को, बहुत दर्शकों को मालूम होगा, कुछ को याद दिलाने के लिए बता दूं स्टार्टिंग पॉइंट की इंडिया की जो जीडीपी है उसमें 3 सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन, तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सर्विसेज सेक्टर का है जो 50 से 55% होता है। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है जो 25% होता है करीब करीब, और तीसरा एग्रीकल्चर का है जो 20% होता है। तो अब आप डिपेंड करता है किस तरह से देखिए, आप देखेंगे तो इन तीनों में सबसे कम एग्रीकल्चर का है, बट एट द सेम टाइम 20% है जो इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि हम लोग एक एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी आजादी के 75 साल से हैं और आगे भी रहेंगे, तो इसलिए एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस को खत्म नहीं किया जा सकता, या अंडर एस्टिमेट, खत्म तो क्या बहुत ही गलत वर्ड है, अंडर एस्टिमेट भी नहीं किया जा सकता। और इस हिसाब से हम देखें तो हमेशा से हर बजट में एग्रीकल्चर पे गवर्नमेंट्स का मोर देन प्रोपोर्शनेट फोकस रहता है। मोर देन प्रोपोर्शनेट से मेरा मतलब ये है कि जैसा मैंने कहा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 20% है, बट गवर्नमेंट की अगर हम नंबर्स देखें, प्रोविजंस देखें, जो बजटरी प्रोविजंस होते हैं वो काफी रहते हैं। तो मुझे लगता है वो एक कंटिन्यूएशन का प्रोसेस है, रहेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर को फोकस दिया जाना, आज हम एज अ कंट्री फूड में सेल्फ सफिशिएंट है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये अभी रिसेंटली जब जियो पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था, स्पेशली रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, तो यूक्रेन एक वीट का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है, तो काफी सारी दूसरी विश्व की कंट्रीज को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था कि एक बार के लिए उनको वीट की अवेलेबिलिटी का थोड़ा सा क्राइसिस होता हुआ दिख रहा था। ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि हम फूड प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंट हैं और सेल्फ डिपेंडेंट है, और इसी पॉलिसी को गवर्नमेंट आगे रखेगी। एक दो नंबर और मैं बोलूं, फिर और बाद में बात करेंगे, नहीं तो मेरा जवाब बहुत लंबा हो जाएगा। पिछले साल के बजट में, यानी FY23 के बजट में फर्टिलाइजर सब्सिडी का करीब करीब 1 लाख करोड़ या 1,10,000 करोड़ का ही प्रोविजन था, बट जो एक्चुअल नंबर आया है वो 2 लाख करोड़ के ऊपर है, और उसमें गवर्नमेंट ने हिचकिचाहट नहीं की है, वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है और आगे प्रोवाइड भी करेगी। तो मुझे यही लगता है कि एक बार बजट के फिस्कल डेफिसिट को मैथ्स को ध्यान रखते हुए हो सकता है गवर्नमेंट फर्टिलाइजर सब्सिडी का कम नंबर दिखाए, पर वो अल्टीमेटली जो एक्चुअल नंबर आता है वो हर साल
और पिछले कई सालों से गवर्नमेंट हमेशा से एग्रीकल्चरल सब्सिडी, स्पेशली फर्टिलाइजर सब्सिडी को मीट करती आई है और करती रहेंगी। ऑन अ रियलिस्टिक बेसिस मुझे लगता है इस साल 2 से 2.5 लाख करोड़ का प्रोविजन आना चाहिए। स्टॉक मार्केट के टर्म्स में एक लास्ट बात करूं कि हर बार ये एक ट्रेड रहता है, बजट के पहले फर्टिलाइजर स्टॉक चलते हैं और बजट के बाद वापस नीचे आ जाते हैं। आपने बिल्कुल इंपॉर्टेंट टच बेस किया पॉइंट। फर्टिलाइजर सब्सिडी यही बड़ा ट्रिगर पॉइंट भी है और आप बता भी रहे हैं 2 से 2.5 लाख करोड़ का भी सब्सिडी बजट इस बार भी हो सकता है। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन एक बार फिर से हम क्योंकि कुछ और बातें भी जो सामने निकल कर आ रही हैं वो ये भी हैं कि एडिबल ऑयल पर क्या ड्यूटी कम हो सकती है या बढ़ सकती है। सिराज हुसैन है, उनसे भी समझते हैं, हमारे साथ बने हुए हैं कि फर्टिलाइजर के लिए जो इस वक्त कितना एलोकेशन रखा जा सकता है। एडिबल ऑयल पे भी आएंगे सिराज, लेकिन पहले आप ये बताएं कि फर्टिलाइजर के लिए क्या इस बार का एलोकेशन बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से फर्टिलाइजर के दाम बढ़ रहे हैं ऐसे में एग्रोकेमिकल सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट देना जरूरी है। देखिए, एग्रोकेमिकल कंपनीज को बूस्ट फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ने से कुछ ज्यादा नहीं मिलता है। फर्टिलाइजर सब्सिडी ऐसा सोचा जा रहा है कि करीब 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंचेगी, लेकिन हमारे फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स ने काफी अच्छे इस बीच में डिफरेंट कंट्रीज के साथ जहां से एक्सपोर्ट होता है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर वगैरह का रॉ मटेरियल, उससे एग्रीमेंट्स किए हैं। तो मैं समझता हूं कि हम अपने को काफी शील्ड कर लेंगे ग्लोबल प्राइसेस के फ्लक्चुएशन से, लेकिन एग्रोकेमिकल कंपनीज पे उसका बहुत ज्यादा उनके शेयर मार्केट पे असर पड़े ऐसा मुझे नहीं लगता है। ठीक है, चलिए, फर्टिलाइजर को तो हमने बहुत ब्रीफली टच बेस किया कि क्या सब्सिडी हो सकती है, लेकिन अगर कुंज इस बात को अगर माने कि आप मान रहे हैं कि एक अच्छा खासा बजट अभी भी इस साल भी होगा सरकार का 2 से 2.5 लाख करोड़ के बीच में, तो इस स्पेस में आप इस पॉकेट में अगर कोई खास स्टॉक्स जो आप लॉन्ग टर्म के लिए हमारे व्यूअर्स को इन्वेस्ट करने की राय देना चाहें? तो सिंस हम एग्री की बात कर रहे हैं तो एग्री थीम पे सबसे पहले सेक्टर स्पेसिफिक हम जाएं तो 3-4 सेक्टर आते हैं। तो उसमें सबसे पहला तो ऑफकोर्स फर्टिलाइजर सेक्टर आता है जो एग्री पे काफी डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट की बजट में प्रोविजंस पे, पॉलिसीज पे, एलोकेशन पे डिपेंडेंट है। उसके बाद में एग्री पे ही डिपेंडेंट दूसरा जो सेक्टर आता है वो एग्रोकेमिकल पेस्टिसाइड्स कंपनीज का आता है, जो मैं ब्रॉडली एक ही साथ में क्लब कर रहा हूँ। तो वो एक दूसरा डिपेंडेंट सेक्टर आ जाता है। तीसरा सेक्टर ऑटो का एक सब पार्ट यानी ट्रैक्टर्स पे गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज आती हैं। जनरली ट्रैक्टर्स पे भी काफी सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से देती आई हैं, तो उससे रिलेटेड क्या अनाउंसमेंट आते हैं। फिर एक आता है जो एग्री से नहीं बट एग्री और रूरल को मैं मिक्स करूं तो नरेगा के एक्सपेंसेस पे क्या आता है। तो अब हम वापस से FY23 के नंबर्स पे जाएं तो अभी रिसेंटली सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में अगर मेरा नंबर ठीक से याद है तो 45,000 करोड़ का एक्स्ट्रा अप्रूवल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट से लिया था नरेगा में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो वो भी एक ओवरऑल रूरल कंजम्पशन के हिसाब से पॉजिटिव है। और एक जो लास्ट सेक्टर आ जाता है वो रूरल कंजम्पशन, जिसको हम देखते आ रहे हैं कि काफी स्ट्रेस में अभी चल रहा है। तो अगर नरेगा पे एक्सपेंडिचर बढ़ता है, एलोकेशन बढ़ता है, एग्री में जैसा हम डिस्कस करते आ रहे हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी पे बढ़ता है, फूड की सब्सिडी है उस पे क्या नंबर आता है वो भी देखना पड़ेगा। इन सब पे नंबर बढ़ता है तो FMCG स्टॉक्स और सेक्टर्स में भी काफी इंटरेस्ट वापस से मार्केट का आ सकता है। तो ये ब्रॉड सेक्टोरल एनालिसिस मेरा है इस बार की एग्री थीम बजट को लेके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कुछ, क्योंकि कंज्यूमर्स की बात करें, स्टेपल्स की बात करें, FMCG की बात करें, ये एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट तो रहेगा और इस साल के लिए शायद यहाँ पर इनके लिए एक सिल्वर लाइनिंग हो सकती है, क्योंकि अगर कंजम्पशन थीम वापस लौटती है, इन्फ्लेशन काबू में है, कोविड से आप बाहर निकल रहे हैं, ओपन अप थीम सारी हो चुकी है, तो ये वाले स्टॉक्स भी जो थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस झेल रहे थे इस सेक्टर भी, इन्हें वापस आना भी चाहिए। अविनाश, एक और जो बात बड़ी निकल कर आ रही है बजट में एग्री बजट से जुड़ी हुई, कि वो ये कि शायद एडिबल ऑयल पर कहीं ना कहीं रिफाइंड पाम ऑयल पर तेल पर इंपोर्ट पर कुछ पाबंदी भी लग सकती है। अगर ऐसा होता है तो ऑफकोर्स डोमेस्टिक होम ग्रोन ब्रांड्स को फायदा मिलेगा। इस थीम को देखते हुए आपको कौन से स्टॉक पसंद आते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ कि एग्री थीम में गुजरात एग्रोवेट नाम की कंपनी है, इनको काफी फायदा होना चाहिए, क्योंकि एक तो ये खुद पाम ऑयल बनाते हैं और मेरे ख्याल से अगर ऐसा इंसेंटिव इंडियन कंपनीज को मिलता है तो गुजरात एग्रोवेट शायद बहुत सिग्निफिकेंटली बेनिफिट करेगा।
बाकी भी एडिबल ऑयल कंपनीज है जैसे कि अडानी विल्मर है, उसके बाद विप्रो है। मुझे लग रहा है कि देखिए ओवरऑल मार्केट में रेगुलेटरी चेंज अगर आता है तो ऑब्वियसली इंडियन कंपनीज विल बी मोर प्राइस कॉम्पिटिटिव। तो डेफिनेटली आई थिंक कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल का जो बेनिफिट मिलता था अब्रॉड वाली कंपनीज को, तो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा बहुत राहत यूजर सेगमेंट्स को मिलेंगे। और डेफिनेटली इसका फायदा ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर के लिए भी मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एडिबल ऑयल के जो यूजेस है वो काफी वेल स्प्रेड आउट है। तो पहले तो चॉइस मेरी गोदरेज एग्रोवेट पे रहेगी, क्योंकि ये काफी वेल स्प्रेड आउट है और इनको डेफिनेटली इस पॉलिसी चेंज से फायदा हो सकता है अगर ये पॉलिसी चेंज सही में इम्प्लीमेंट हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गोदरेज एग्रोवेट के हर बार हमने स्टॉक्स में रिएक्शन भी देखा है। जब भी मलेशिया से भी जब पीछे पाम ऑयल के रिस्ट्रिक्शन की बात हो रही थी एक्सपोर्ट की, तो इन स्टॉक्स को फर्क पड़ता है। एक बार चलिए इसी थीम पर एक बार मिस्टर हुसैन से भी, सिराज हुसैन जी से भी समझ लेते हैं कि वो क्या देख रहे हैं। क्योंकि सिराज, हम देख रहे थे जितने भी इस एग्री थीम में ये पर्टिकुलरली पॉकेट है, आप इसे कैसे देख रहे हो? क्योंकि तेल तिलहन में लंबे समय से हम देखें कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनने की बात चल रही है, और इस बार का जो बजट है वो कहीं ना कहीं आपको मिशन ऑन एडिबल ऑयल पर भी फोकस हो सकता है। आप क्या मान रहे हैं कि खाने के तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की संभावना हो सकती है? देखिए, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स की बातचीत बहुत लंबे अरसे से हो रही है और गवर्नमेंट ने इस संबंध में जो मस्टर्ड का एमएसपी बढ़ाया, काफी हैंडसम इंक्रीज उसमें दिया, उसकी वजह से मस्टर्ड के एरिया में इस साल इंक्रीज हुआ है, काफी बढ़ोतरी हुई है। अब एक थोड़ी सी जो कंसर्न आ रहा है मस्टर्ड में वो ये है कि ज्यादा दिनों तक काफी लो टेम्परेचर रहने की वजह से दिसंबर में ये कहा जा रहा है कि मस्टर्ड क्रॉप पर बुरा असर पड़ा है राजस्थान में खास तौर से। लेकिन अब इसका कितना सचमुच असर प्रोडक्टिविटी पे होगा ये हमें नहीं मालूम है। तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर मस्टर्ड के एमएसपी को गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट कर लिया, अभी देखिए एमएसपी से प्राइसेस ऊपर चल रहे हैं, सारे जो एडिबल ऑयल सीड्स हैं उनके प्राइसेस एमएसपी से ऊपर चल रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट ने एमएसपी को प्रोटेक्ट किया और फार्मर्स की इनकम प्रोटेक्ट हुई, तो मुझे लगता है हम आगे आने वाले सालों में और भी इंप्रूवमेंट देख सकते हैं मस्टर्ड के एरिया में। और मस्टर्ड की सीड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में भी कई प्राइवेट कंपनियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इस साल फिक्की की तरफ से कॉर्टेवा को उसका इनाम दिया गया था। उनके कुछ सीड्स हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है और वो काफी हरियाणा और राजस्थान में फार्मर्स लेवल पर एक्सटेंशन का काम भी कर रहे हैं। तो ये सब कुल मिला के गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर कोशिश कर रहा है कि हमारे देश में एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन बढ़े। बस इसमें एक चीज है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को कम रखने के लिए गवर्नमेंट ने ड्यूटीज काफी अक्सर बेशतर कम की हैं और उसकी वजह से लैंडेड प्राइस जो एडिबल ऑयल्स का है, खासतौर से रिफाइंड ऑयल का, वो इतना कम है कि उसकी वजह से हमारी रिफाइनरीज की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है। तो हमें एमएसपी को प्रोटेक्ट करना चाहिए और अपनी डोमेस्टिक रिफाइनिंग इंडस्ट्री को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। ऑलराइट, कुंज, आप जिस स्पेस की बात कर रहे थे, ऑफ कोर्स क्योंकि एग्रीकल्चर की अगर आप बात करें तो जरूरी नहीं है डायरेक्टली आपको एग्रो केमिकल स्टॉक्स या फर्टिलाइजर स्टॉक पिक करने हो। आपको रूरल थीम से जुड़े हुए स्टॉक्स भी पसंद आ सकते हैं, कंजम्पशन से जुड़े हुए एफएमसीजी स्टॉक भी पसंद आ सकते हैं। कई सारी एफएमसीजी कंपनियां हैं जिनका बड़ा एक्सपोजर रूरल एरियाज में है, डाबर मेरिको जैसे स्टॉक्स भी हैं। आप इसके अलावा क्या एग्रो केमिकल स्टॉक्स जैसे बेयर कॉप हो, रेलिस इंडिया, यूपीएल जैसे स्टॉक्स हो, इन पर भी कोई व्यू अपना बताना चाहेंगे हमें? तो मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं मार्केट में। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब हम बजट से हार्डली 2 या 3 ट्रेडिंग सेशंस दूर हैं। तो और ऑलरेडी हम मार्केट में स्पेशली स्मॉल और मिड कैप में काफी वोलेटिलिटी देख रहे हैं, और जो सारी हम एग्री रिलेटेड थीम्स डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, एग्रोकेमिकल हो, पेस्टिसाइड्स हो, तो उनमें मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स ही ज्यादा है। तो हम बाजार में देख रहे हैं कि लार्ज कैप इंडेक्स तो टिका हुआ है, बट मिड और स्मॉल की कंटिन्यूस अंडर परफॉर्मेंस आ रही है, स्टॉक्स भी नीचे आते जा रहे हैं। अब इसी को मैं जो पहले बोल रहा था क्लब करूं कि बजट में 2 या 3 सेशन रह गए हैं, तो मैं एक्चुअली चाहूंगा कि बजट एक बार आ जाए, उसमें स्पेसिफिक जो भी गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट है उनसे क्लैरिटी हो जाए, तो उसके बाद ही कोई स्पेसिफिक कॉल पे स्टॉक्स पे मैं कॉल लेऊं या समझूं या रिकमेंडेशन दूं। ऑफ कोर्स उस प्रोसेस में क्या होता है कि अगर कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट आता है तो स्टॉक बढ़ जाएगा, पर जैसा मैंने कहा मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं, मुझे 5% ऊपर खरीदना मंजूर रहता है बजाय इसके कि खरीदने के बाद 15 या 20% नीचे आ जाए। तो इसलिए मैं अभी आज इस बहुत क्लैरिटी में नहीं हूं स्पेसिफिक स्टॉक रिकमेंडेशन देने के लिए।
नो प्रॉब्लम, कंजर्वेटिव होना भी बुरा नहीं है, अल्टीमेटली पैसा बनना ज़रूरी है, वो बिल्कुल अप्रोच आपकी ठीक है, पॉइंट वेल टेकन। हम अविनाश से बात कर लेते हैं। अविनाश, एक और पॉइंट जो मैं टच बेस करना चाहूँगी, क्योंकि एक बात ये भी चल रही है कि जीएसटी पेस्टिसाइड्स पे जो करंटली अभी 18% है वो शायद कट करके 5% तक किया जाए, तो इस थीम पर क्या कोई पेस्टिसाइड काउंटर्स भी आपको, क्योंकि यूरिया हो, नाइट्रोजन कंपनीज हो, इन्हें फ़ायदा होगा क्या इस थीम पर? कुछ आपके रडार पर कुछ स्टॉक्स आ रहे हो? नहीं, बिल्कुल देखिए, अगर ये ड्यूटी कट आता है तो इसका फायदा कंपनीज को होगा। हालांकि इनको प्राइसेस में थोड़ी सी राहत अपने कस्टमर्स को देनी पड़ेगी, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ पॉजिटिवली इम्पैक्ट होगा। यहाँ पे मैं कहूंगा कि जो रैलीज इंडिया है, उसके बाद इंडिया पेस्टिसाइड्स है, उसके बाद बड़ी जो कंपनीज है जैसे कि मैं समझता हूँ कि क्लियरली जो एमएनसी कंपनीज है जैसे कि सिंजेंटा है, यहाँ पे डेफिनेटली आपको अच्छी खासी अपसाइड मिलेगी, क्योंकि देखिए नॉर्मली फर्टिलाइजर कंपनीज भी कभी कभी एग्रोकेमिकल्स अपने नेटवर्क से बेचते हैं, तो यहाँ पे कोरोमंडल का भी नाम आ सकता है। कोरोमंडल बेसिकली काफी वेल डाइवर्सिफाइड प्लेयर है, नॉट ओनली फर्टिलाइजर्स बट न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज एग्रोकेमिकल्स भी बेचते हैं। तो डेफिनेटली दिस इज अ पॉजिटिव मूव अगर होता है, और इससे डेफिनेटली एक पॉजिटिव सेंटिमेंट और थोड़ी बहुत वाइब्रेंसी आपको डोमेस्टिक एग्रोकेमिकल सेक्टर में देखने को मिलेगी। ऑल राइट, ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश, कुंज और साथ ही सिराज हुसैन, आप तीनों का ही हमें आज अपना समय देने के लिए, अपना एनालिसिस शेयर करने के लिए, इस बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को, तीसरा बड़ा हाई सेक्टर जैसे कुंज भी हाईलाइट कर रहे थे, इसे इस पर अपना व्यू देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बजट में क्या आता है ये तो 1 फरवरी को ही पता चलेगा, लेकिन स्टॉक्स और थीम्स हमने कई सारी डिस्कस की, हमारे व्यूअर्स के सामने हमने व्यूज़ भी रखे, और प्रकाश का, विश्वमोहन का, आपका भी, दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सारे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स निकाल कर हमारे लिए लाए।